प्यारे बच्चों, मैं विनोद कुमार यादव हिंदी अध्यापक आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पाठ 2 ल्हासा की ओर का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। तो पाठ ल्हासा की ओर ये एक यात्रा वृत्त है। यात्रा वृत्त क्या होता है? जो यात्रा करते समय लिख लिया जाता है सारी घटनाओं को, वो है ये। तो पाठ का सार देखते हैं। सबसे पहले ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर श्री राहुल सांकृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा है। प्रथम तिब्बत ल्हासा जो है तिब्बत की राजधानी है, जो उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। कहने का मतलब 1929-30 ईस्वी में वो नेपाल के रास्ते से गए थे। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। उस समय कोई भी भारतीय तिब्बत नहीं जा सकता था, किसी को अनुमति नहीं मिलती थी जाने के लिए। इसलिए राहुल जी ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। मतलब भिखमंगे का वेश धारण करके, भिखमंगे का रूप बना करके, छल प्रपंच करके जो है उन्होंने ये यात्रा की थी। इसमें उन्होंने तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन अत्यंत रोचकतापूर्ण किया है। इसमें जो है उन्होंने क्या किया है, राहुल सांकृत्यायन जी, वो जो है ल्हासा की ओर जो जाने वाला रास्ता है वो कितना दुर्गम है, उसका जो है बहुत ही अच्छे ढंग से उसका वर्णन किया है। जब राहुल जी ने यह यात्रा की थी तब फरी कलिंपोंग का मार्ग नहीं खोला गया था। ये एक रास्ता है, रास्ते का नाम है, जहाँ पर कि बंद रखा गया था। कलिंपोंग का मार्ग नहीं खोला गया था, इसलिए भारत की वस्तुएं नेपाल होकर ही तिब्बत जाती थी। अगर भारत से कोई वस्तु तिब्बत भेजना होता था तो नेपाल होकर के जब जाती थी तिब्बत, सीधे नहीं जा पाती थी। इसे सैनिक व व्यापारिक रास्ता भी कहा जाता था। इसे सैनिक व व्यापारिक रास्ता, सैनिक का मतलब जो सेना के जवान होते हैं वो, और जो व्यापार के लिए कोई रास्ता, जो व्यापार जिससे होता है, आदान प्रदान होता है चीज़ों का, जो व्यापारी लेके जाते हैं उसे व्यापारिक रास्ता कहते हैं। मार्ग में स्थान पर चीनी सेना की चौकियां और किले बने हुए थे। जगह जगह पर जो है रास्ते में चीनी सेना की चौकी क्या होती हैं, जो ये शासन प्रशासन की सुरक्षा के लिए जो होता है, चौकियां और किले बने हुए थे। किले होता है जहाँ पर बहुत सारे सैनिक हों, उनके लिए जो है किला बनाया जाता था, जिनमें चीनी पलटन के सैनिक रहते थे। किंतु आज वे दुर्ग गिर चुके हैं। लेकिन अब आज जो है वो दुर्ग क्या है, वो जो किले थे वो क्या है, गिर चुके हैं, खंडार हो गए हैं, और उनमें किसान रहते हैं। अब उनमें क्या हो गए हैं, किसान रहने लग गए हैं। मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब रास्ते में बहुत ही अनेक तरह तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, जिनको पार करने के बाद जो है वहाँ जातिगत भेदभाव नहीं है। वहाँ कोई किसी को ये नहीं कहता कि आप नीची जात के हो, ऊंची जात के हो, इस तरह से कोई भेदभाव नहीं है। और न ही स्त्रियाँ वहाँ पर्दा करती हैं, और स्त्रियाँ वहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं करती हैं। पर्दा प्रथा का मतलब क्या है, कपड़े से मुँह ढकना जो है, जो घूंघट करते हैं। वे आपके लिए निसंकोच खाना पका देंगी व चाय बना देंगी। वह अगर कोई भी जाए तो उनके लिए वो खाना भी पका देंगी, चाय भी बना देंगी। वो मतलब ये नहीं मानती कि ये कौन है कौन नहीं है, इनके सामने मुंह ढकें या क्या करें। यात्रियों की खूब सेवा करती हैं। अगर कोई आता जाता है वहाँ पर तो उसकी खूब सेवा करती हैं अच्छे से। परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के पश्चात, परित्यक्त का मतलब क्या होता है, परित्यक्त का मतलब होता है त्यागा हुआ, छोड़ दिया गया हो। जो चीनी किले से चाय पीने के पश्चात मतलब चाय पीने के बाद जो है, जब लेखक आगे बढ़ा तो उन्हें राहदारी देनी पड़ी। राहदारी समझते हैं क्या होता है? राहदारी वो होता है जिस रास्ते से हम जाते हैं, तो देखो आजकल टोल टैक्स पड़ता है, तो इसी तरह से राहदारी मतलब उस रास्ते पर जाने के लिए कुछ पैसे चुकाने पड़ते हैं। उसी दिन वे थोंगला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। थोंगला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए, कहने का मतलब थोंगला से पहले जो है जो गांव पड़ता था उस गांव में पहुंच गए। वहाँ उनके सहायक सुमति के जान पहचान के आदमी थे। वहाँ उनके सहायक मतलब कहने का जो उनके सहायक थे, सुमति नाम है, उनके जान पहचान के वहाँ पर आदमी थे। भिखमंगे के वेश में होने पर भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिली। कहने का मतलब थे वो भिखमंगे के वेश में,
लेकिन फिर भी उनको अच्छी जगह मिली थी रहने के लिए, रुकने के लिए। लेखक 5 वर्ष पश्चात एक यात्री के रूप में इस स्थान से गुजरा था, किंतु तब उसे किसी ने अच्छी जगह नहीं दी थी। यह वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। लेखक जो है 5 वर्ष के बाद जब इसी रास्ते से यात्री के रूप में गया, तो उसे किसी ने वहाँ पर जगह नहीं दी रुकने के लिए, और जब उससे पहले वो उसमें भिखमंगे के वेश में गया था तो रहने के लिए अच्छी जगह मिली थी। या वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। मनोवृत्ति समझते हैं आप क्या होता है? जैसे आप अंग्रेजी में कहते हो मूड, कहते नहीं हो कि मूड ठीक नहीं है, आज मूड खराब है, उसी को मनोवृत्ति कहते हैं। मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, उनके मूड पर निर्भर करता है। लेखक को अब सबसे खतरनाक मांग ढांढा थोंगला पार करना था। सबसे खतरनाक कहने का मतलब बहुत ही कठिन रास्ता था। उसमें कहने का मतलब डाकू, चोर, बदमाश, तरह तरह के लोग मिलते थे। तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान ढांढे है, मतलब सबसे खतरनाक जगह है, सबसे खतरनाक रास्ता वही है। अभी भी आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते को कहते हो कि वहाँ उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, वो बहुत खतरनाक है। यहाँ दूर दूर तक मार्ग के दोनों ओर कोई गांव नहीं है, मतलब दूर दूर तक गांव नहीं दिखाई पड़ते। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है, बदमाशों के लिए, डाकुओं के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। ऐसे स्थान पर हुए खून की वहाँ परवाह नहीं की जाती और न ही सरकार इस ओर कोई ध्यान देती है। मतलब वहाँ पर कोई घटना घट जाए, किसी का हत्या कर दी जाए किसी की, तो सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ लाठी की भांति लोग पिस्तौल व बंदूक रखते हैं। मतलब वहाँ पर हथियार का कानून नहीं था, लोग पिस्तौल और बंदूक जो है जैसे यहाँ पर लाठी लेकर के चलते हैं, उसी तरह वहाँ पर लोग इनको लेकर के चलते थे। इस मार्ग पर अनेक खून हो चुके थे, किंतु लेखक को खून की कोई परवाह नहीं थी। कहने का मतलब बहुत हत्याएं हो चुकी थी उस रास्ते पर, लेकिन लेखक को इन चीज़ों से कोई परवाह नहीं था। क्या लेना देना था लेखक को? क्योंकि वह भिखमंगे के वेश में था, क्योंकि वो तो भिखमंगा था। उसको तो यह था कि हमें कौन पूछेगा, हम तो वैसे ही मांगने खाने वाले हैं। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई और पीठ पर सामान लदा हुआ था। अगला पड़ाव भी 16-17 मील की दूरी पर था। कहने का मतलब ये है कि पहाड़ की ऊंची चढ़ाई मिल गई और 16-17 मील की दूरी पर अगला पड़ाव था। अगला रुकने का जो स्थान था वो 16-17 मील की दूरी, 1 मील में करीब 2 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर के आसपास होता है। तो 16-17 मील की दूरी पर था। लेखक के सहायक ने 2 घोड़े लेने की सलाह दी। लेखक के साथ जो सहायक था उसने 2 घोड़े लेने की सलाह की, मतलब 2 घोड़ों पर सामान रख लो और एक पर सामान रख लो, एक पर बैठ लो। अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर चले और दोपहर तक डांडे के ऊपर जा पहुँचे। मतलब कि जब घोड़ों के ऊपर सवार होकर के चलने लग गए तो दोपहर तक ढांडे के ऊपर जा पहुँचे। उस ढांडे, वो जो रास्ता था कठिन दुर्गम, वहाँ पर दोपहर तक जा पहुँचे। वहाँ हजारों मील तक पहाड़ ही पहाड़ थे। कहने का मतलब बहुत दूर दूर तक, हजारों हजारों मील तक जो है पहाड़ ही दिखाई पड़ते थे। भीटे की ओर दिखाई देने वाले पहाड़ तो बिल्कुल नंगे थे। भीटा समझते हैं? भीटा उसको कहते हैं जो कंकड़ पत्थर से युक्त बहुत ऊंची जगह हो। पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। नंगे का मतलब कि पेड़ पौधे नहीं थे, बिल्कुल नंगे थे। ढांडे के सबसे ऊंचे स्थान पर वहाँ के देवता का स्थान था, और सबसे ऊंचे स्थान पर वहाँ का जो देवता होता है, हर जगह का एक मूल देवता होता है, वो उसका निवास स्थान था। वहाँ पर जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया हुआ था। उनको मतलब सजाया गया था, पत्थरों, जानवरों की सींग, रंग बिरंगे कपड़ों, झाड़ियों से सजा दिया गया था उस देवता के स्थान को। लेखक के पास साथ कुछ और घुड़सवार भी चल रहे थे। जब अब चढ़ाई कम थी किंतु उतराई अधिक थी। मतलब जब एक बार चढ़ जाते हैं तो किसी न किसी साइड में ढलान भी होता है, तो उस साइड में जब उतरना लगा तो उतराई अधिक थी। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त पड़ गया था। घोड़ा जो है वो थक गया था बहुत। लेखक का घोड़ा जो है वो सुस्त पड़ गया था, इसलिए लेखक अन्य सवारों से पिछड़ गया था, इसलिए वो और लोगों से पीछे हो गया था लेखक। आगे चलकर 2 मार्ग फूट रहे थे। आगे जाने के बाद 2 रास्ते हो रहे थे, वहाँ से 2 रास्ते फूट रहे थे, तो लेखक गलत मार्ग पर चल पड़ा। मतलब कहने का जिस मार्ग पर जाना था लेखक उस पर न जा करके दूसरा वाला रास्ता पकड़ लिया। 1-1.5 मील चलकर पता चला कि वह गलत मार्ग पर जा रहा है। जब 1 से 1.5 मील आगे निकल गया तो उसको लगा कि मैं तो गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। उसने लौटकर सही मार्ग पकड़ा। फिर वो 1-1.5 मील पीछे लौटा और सही मार्ग पर चला। गांव से मील भर की दूरी पर लेखक सुमति से साय के 4-5 बजे मिला।
गांव से मील भर की दूरी पर, मतलब मील भर की दूरी जब गांव से थी, वहां पर लेखक जो है अपने सुमति, अपने सहायक साथी से साढ़े 4-5 बजे मिला, मतलब शाम के 4-5 बजे के आसपास मिला। वह उस पर लाल पीला हो उठा, उस पर लाल पीला हो उठा, गुस्सा हो उठा, किंतु लेखक ने घोड़े की धीमी गति का बहाना बताकर उसे शांत कर दिया। लेखक ने क्या बताया कि घोड़ा थक गया था, सुस्त पड़ गया था और धीरे धीरे चल रहा था। उसने रास्ते के बारे में नहीं बताया कि मैं रास्ता भूल गया था। लंकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, लंकोर जगह का नाम है, वहाँ पर एक अच्छी जगह पर ठहरे। पहले उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। चाय सत्तू, सत्तू समझते हैं? सत्तू एक आटे जैसा वो होता है, ये गेहूं के एक जौ होती है, वो उसका जो है पीस करके चना और मटर भी उसमें मिक्स होता है, उसका सत्तू बनाया जाता है। तो खाया उसको और रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। थुक्पा किसको कहते हैं? थुक्मा जो सूप कहते हो आप, उसी को। अंततः लेखक तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंच गया। तिंगरी के विशाल मैदान में, बहुत बड़े मैदान में, भूभाग में पहुंच गया, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा लगता था, जो पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसमें एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती थी, उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी था। वो जो पहाड़ी दिखाई देती थी उसका तिंगरी समाधि गिरी था, उस पहाड़ी का नाम। वहाँ सुमति के अनेक यजमान थे। यजमान कौन होता है? यजमान वो होते हैं जो, जैसे कोई पंडित होता है तो उसकी यजमानी जो जिस जहाँ तक होती है उसको यजमान कहते हैं। जिस जिस गांव में वह जाता है, जिन जिन के घर, वो इसके यजमान होते हैं, जिनके पास वह जाना चाहता था, किंतु लेखक ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी। हाँ, इतना अवश्य कहा कि जिस गांव में वे रुके थे उसी गांव के यजमानों में वह गंडे बांट सकता है। कहने का मतलब गंडे क्या होते हैं? वो गंडे जो है बांट सकता है उन्हीं लोगों में, जो है जो एक प्रसाद सा होता है और उनको दे दिया जाता है। वो जैसे धागे वागे भी होते हैं और कुछ उसमें प्रसाद के रूप में कुछ दिया जाता है मीठा, वो बांट देंगे, उसी गांव में बांट देना और कहीं नहीं जाना। सुमति ने यह बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन उन्हें कोई भरिया नहीं मिला, वे सुबह ही आगे चल दिए। भरिया का मतलब समझते हैं? भारवाहक, जैसे घोड़ा पहले कर लिया था। तिब्बत में 10-11 बजे तक धूप बहुत तेज हो जाती है। तिब्बत में 10-11 बजे के समय तेज बहुत धूप हो जाती है। वे 2 बजे तक सूरज की ओर मुंह करके चलते रहे। ललाट धूप से जलता रहा। तिब्बत की जमीन बहुत से छोटे बड़े जमींदारों में बंटी हुई थी। जमींदार जो जमीन के मालिक होते हैं, प्रत्येक जमींदार अपनी अपनी जमीन पर खेती स्वयं करते हैं, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का प्रबंध देखने के लिए किसी भिक्षु को भेज दिया जाता है, भिक्षु को भेज दिया जाता है। वह किसी राजा से कम नहीं होता है। सुमति के यजमान शेखर की खेती का मुखिया भिक्षु बहुत अच्छा व्यक्ति था। वह लेखक के भिखारी के वेश में होने के पर भी बहुत प्रेम से मिला। वहाँ उन्हें एक मंदिर में ठहराया गया। इस मंदिर में कंजूर, कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। वे मोटे और अच्छे कागज पर लिखित थी। एक एक पोथी का बोझ 15-15 सेर से कम न था। इतनी मोटी मोटी कि 15-15 किलो की थी। लेखक उनमें रम गया तथा सुमति दूसरे दिन तक अपने यजमानों से मिलकर लौट आया। तिंगरी गांव वहां से दूर नहीं था। उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और अपने मार्ग पर चल दिए। तो ये इस पाठ का सार था बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। बाकी और कुछ किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।